नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्रीय बालिका दिवस के इस विशेष कार्यक्रम में। नन्ही मुन्नी राही हूँ, देश की सिपाही हूँ, बड़ी होकर दुनिया ये एक कविता है जिसको मैंने इसका संदर्भ बदलने की कोशिश की है कि किस तरह आप एक लड़के के लिए कहते हैं कि नन्ही मुन्नी नन्हा मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ। इसको एक बच्ची के संदर्भ में देखें कि नन्ही मुन्नी राही हूँ, देश की सिपाही हूँ, बड़ी होकर देश का सहारा बनूंगी, दुनिया की आंखों का तारा बनूंगी। तो स्त्रियां, आज हम बच्चों की बात कर रहे हैं, लड़कियों की बात कर रहे हैं कि तमाम मुश्किलों को, चुनौतियों को पार कर वो आगे बढ़ रही हैं। बहुत सारी उपलब्धियां इस समय लड़कियों के खाते में हैं। हर क्षेत्र में वो नए मुकाम बना रही हैं, पहचान बना रही हैं, चाहे वो राजनीति हो या वो खेल की दुनिया हो, पर्वत शिखरों पर चढ़ना हो। आज हमारे साथ स्टूडियो में भी 3 ऐसी बेटियां मौजूद हैं जिन्होंने अपने संघर्षों के साथ और जो उनको अवसर मिले हैं उनके साथ किस तरह वो आगे बढ़ी हैं, किस तरह उन्होंने अपनी पहचान बनाई है, इस पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डिंपल सानन। डिंपल एनसीसी की कैडेट रह चुकी हैं और पढ़ाती हैं, साइंस के सब्जेक्ट्स पढ़ाती हैं। हमारे साथ स्वाति मौजूद हैं और स्वाति जो है एयरलाइंस में काम कर चुकी हैं, उसके बाद अब वो एक शिक्षण संस्थान से जुड़ी हुई हैं। और हमारे साथ खुशबू गैरोला हैं। खुशबू ने इंजीनियरिंग की है, इंजीनियरिंग की स्टूडेंट रही हैं और कवित्री हैं, कविताएं लिखती हैं। तो आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। बहुत शुक्रिया। तो डिंपल, आपसे शुरुआत करते हैं। एनसीसी का कैडेट होना और इसके बाद आपने देश का प्रतिनिधित्व किया है, तो आप अपने अनुभवों के बारे में बताइए कि किस तरह से आपने अपने लिए रास्ते तैयार किए। जो कहते हैं कि मुश्किलें भी आती हैं, लेकिन जो राह में आने वाले पत्थर है, रोड़े हैं, उन्हें भी हटाते चलिए और आगे बढ़ते चलिए। तो आप अपने अनुभव बताइए कि किस तरह से आप एनसीसी का, जब आपने देश का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ तक पहुँची, उसके अनुभव के बारे में बताएं। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरे माता पिता का हमेशा मेरे लिए सपोर्ट रहा। जब मैं स्कूल की पढ़ाई पूरी करके कॉलेज में पहुँची तो वहाँ पर मैंने देखा कुछ कैडेट्स वर्दी में, एनसीसी ड्रेस में मार्च पास्ट कर रहे हैं। मुझे शुरू से ही वर्दी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है, तो मुझे उसी वक्त लगा कि ये वर्दी पहननी है। और मुझे उससे पहले फ़ौज के बारे में, आर्मी डिफेंस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। कुछ ही दिन बाद एनसीसी का रिक्रूटमेंट हुआ, लकीली मेरा उसमें सिलेक्शन हो गया और उसी साल मैंने उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया रिपब्लिक डे परेड में 26 जनवरी को। मैं खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मेरी मेहनत रंग लाई। वहीं पर फिर रिपब्लिक डे परेड में धौला कुआं दिल्ली में क्या होता है कि पूरे देश भर से सभी डायरेक्टरेट, 17 डायरेक्टरेट्स इन टोटल, उन सब के बच्चे आते हैं जो आपस में compete करते हैं। उनका सिलेक्शन होता है यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए, जिसमें कि कुछ बच्चे छटकर फॉरेन में जाते हैं। उनके मेरिट बेस पर उन्हें कंट्री मिलती है कि वे किस देश में जाके अपने देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ और मैंने वियतनाम, थाईलैंड और सिंगापुर में भारत का प्रतिनिधित्व किया। पूरे देश भर से मात्र 5 लड़कियां सिलेक्ट हुई थी और उत्तराखंड से मैं अकेली थी। ये भी मेरी खुशकिस्मती है और यकीनन इसमें चुनौतियां भी आई। पहले जब मैंने अपने पिताजी से कहा कि मैं एनसीसी में जाना चाहती हूँ, तो उनका यही था कि क्या करेगी बाहर जाके, एनसीसी से क्या होता है, तुम्हारा कुछ जॉब थोड़ी ना मिल जाएगा। लेकिन मैं जिद पर अड़ी रही। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर पूछा कि पापा मुझे एनसीसी में बाहर जाना है। उन्होंने मना कर दिया। 1 हफ्ते बाद मैंने फिर पूछा, वो कहते हैं तूने मानना तो है नहीं, तो अपनी मर्जी ही करनी है तो जाओ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अखबार में उनकी बेटी की फ़ोटो आ रही है, उनकी बेटी का सिलेक्शन हो रहा है, फिर धीरे धीरे उन्हें भी लगा कि ये अच्छी राह पर ही जा रही है, तो उनकी सोच बदली और उन्होंने मेरा साथ देना शुरू कर दिया। मतलब ये कि आपने जो कोशिश की, सबसे पहले कहते हैं कि परिवार से ही हमारा संघर्ष शुरू होता है। तो स्वाति, आप भी एयरलाइंस में गई हैं। नॉर्मली क्या होता है, लड़कियां, ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं वो टीचिंग जैसे या डॉक्टर बनेंगे, बहुत सॉफ्ट प्रोफेशन में जाती हैं और करियर चूज करती हैं। लेकिन अब ये चीज़ें बदल रही हैं, अब सोच बदल रही है। आपने भी एक डिफरेंट फील्ड को करियर के तौर पर अपनाया, तो आपको किस तरह की मुश्किल आई और फिर जब आप इस क्षेत्र में आई तो आपने किस तरह का गर्व महसूस किया? जी वर्षा जी, मैं कहती हूँ ना, आप ही कह रही हैं नई सोच है, नया सवेरा है। तो इसी अवसर पर बालिका दिवस पे मैं पहले तो शुभकामनाएं दूंगी दर्शकों को कि आज दूरदर्शन उत्तराखंड ने मुझे मौका दिया है अपने आप बारे में बताने के लिए। तो हाँ, बिल्कुल चुनौतियाँ तो बहुत थी, क्योंकि एक एविएशन एक ऐसी साइड है
कि जिसमें बहुत ही ग्लैमर जुड़ा हुआ है, तो बहुत आसानी से परिवार आगे बढ़ने नहीं देता। तो हाँ, मैंने अपनी प्राथमिक शिक्षा भारत की राजधानी दिल्ली से शुरुआत करी। तो शिक्षा के ख़त्म होते ही मेरे को ये अवसर मिला कि मैं एक एयर इंडिया कर्मचारी के तौर पर आगे बढ़ने का। तो हाँ, पर मैंने ये अवसर गंवाया नहीं, मैंने अपने परिवार को कन्विंस करा, क्योंकि मैं भी एक पिता की बेटी हूँ। पिता का ना कहना भी जायज़ था उस टाइम पे कि एविएशन में जाना लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, बीएड कर लो, पढ़ लो। तो नहीं, बट मैंने कहा कि एक मौका तो मिलना चाहिए। तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप आगे बढ़िए। तो उसी के साथ मैंने एविएशन इंडस्ट्री में आई। फिर उसको मैंने विवाह के पश्चात तक उसी दौरान तक आगे रखा, और मैं भारत की एक देवभूमि उत्तराखंड में जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर एयर इंडिया की कर्मचारी के साथ ही काम करती रही। और उसी के दौरान मेरे को एक और अग्रिम अवसर मिला जिसमें मैं एक युवाओं को एक बदलाव की सोच को आगे बढ़ा के जा सकती थी। उसी के साथ मेरे को एक डॉक्टर कमल घनशाला जी के अंतर्गत नेतृत्व में काम करने का मौका मिला, और मैं वहाँ पे एक पीआरओ की तरह मैं वहाँ पे ज्वाइन किया। आपके भी घर में था कि पहले बीएड कर लो, पढ़ा लो, बिल्कुल, लेकिन आपने एक सपना देखा, आपको एक अवसर मिला, तो उस अवसर को क्यों छोड़ना, तो क्यों आप छोड़ना? आगे बढ़ी आप अपने उस मुकाम के लिए। बिल्कुल, मैं दिखाना चाहती थी कि कोई भी फील्ड किसी तरीके से गलत नहीं है। कोई भी अगर लड़की आगे बढ़कर कुछ करना चाहती है तो वो अपनी योग्यता के अनुसार अपनी पढ़ाई को लेकर एक अच्छे मुकाम तक पहुंच सकती है और कामयाब बन सकती है। तो इसीलिए आज मैं एक शिक्षा के माध्यम से भी उसी तरीके से एक योग्य, मतलब कहते हैं यूथ एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। कहते हैं ना, एजुकेट अ गर्ल यू विल एजुकेट इंडिया, एम्पावर गर्ल एंड एम्पावर इंडिया। तो उसी के साथ इस सोच को मैं आगे बढ़ाते हुए अपना एक छोटा योगदान युवाओं में लाने के लिए, उनको एक दिशा देने में आगे कर रहे हैं। मुझे लगता है हम सब जहाँ हैं और जो कर सकते हैं अपने आसपास के माहौल को सकारात्मक तौर पर बदलने के लिए, वो बड़ी बात होती है। तो अब खुशबू, हम आपके पास आ रहे हैं। आप इंजीनियरिंग की छात्रा रही और आप कवित्री हैं। आपका दोनों जो चुनाव है, दो बिल्कुल अलग अलग विषय हैं ये। तो किस तरह से आप कविताओं में आपकी रुचि हुई और आपने सोचा कि कवित्री के तौर पर हम आगे बढ़ें, इसके बारे में अपने अनुभव बताएं आप हमें। देखिए वर्षा जी, जैसे आपका रिएक्शन था, अक्सर मुझे भी आज भी जो लोग जानते हैं कि लिखती भी हैं और फिर वो पूछते हैं कि आपने क्या किया है, तो जब मैं कहती हूँ क्या इंजीनियरिंग की है, तो वो बोलते हैं इंजीनियर होने के बावजूद आपकी साहित्य में, जैसे कि आपने पूछा भी, तो ये कैसे। तो बचपन से मैं काफ़ी ब्राइट स्टूडेंट थी। तो शुरुआत से, जब स्कूल टाइम की अगर मैं बात करूँ, देहरादून से ही मेरी स्कूलिंग हुई है, मेरा स्कूल यहीं था। तो जब शुरुआत हुई तो थोड़ा बहुत लिखती थी। तो शुरुआत वहाँ से हुई कि क्लास में कुछ लिखा और टीचर्स बहुत प्रभावित हुए उससे, उनको बहुत अच्छा लगा। और ज़्यादातर शुरू से ही मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखना शुरू करती थी। और पहली जो मेरी कविता थी वो वृक्ष पर थी, पेड़ पर मैंने कुछ लिखा था। तो वहाँ से शुरुआत हुई, क्लास में सबने तालियां बजाई, वहाँ से प्रोत्साहन बढ़ा कि ठीक है, स्टेज पे पढ़ लिया, काफ़ी था। लेकिन उसके बाद मेरी एक मैगज़ीन थी, वहाँ पर पब्लिश हुई, तो थोड़ा और अच्छा लगा। पर अगर सही मायनों में ये बोलूँ कि मेरी साहित्य यात्रा, साहित्य में जो रुचि थी, इसको एक बोलते हैं ना कि आप में कॉन्फिडेंस का लेवल इंक्रीज होता है, कैसे वो बढ़ता है। तो जब एक नामी अखबार में मेरी तस्वीर आई और साथ में मेरे बारे में जिक्र हुआ वुमेंस डे के उपलक्ष्य में, तो वो बहुत अच्छा था। और सबसे ज़्यादा खुशी मुझे बताते हुए होगी भी कि मेरे पेरेंट्स, लकीली मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया शुरू से। मतलब अक्सर स्कूल टाइम पे भी जब मैं कहीं जाती थी तो स्कूल अटेंड करने के बाद मुझे निबंध प्रतियोगिता में, कविता प्रतियोगिता में जाने का बहुत शौक था और जीती भी हूँ। तो वहाँ जाने के लिए कई बार तो ऐसा भी हुआ कि पापा साथ में आए। तो लकीली ये बहुत अच्छा लगता है कि आज जहाँ भी हूँ उसके पीछे मेरे पेरेंट्स का, मेरे टीचर्स का, परिवार जो है उसका साथ होना बहुत जरूरी है, ताकि आप आगे बढ़ सके और आपको ये सपोर्ट मिला। बिल्कुल। और ये आगे जब ये जर्नी चली, मेरी साहित्य में रुचि और बढ़ती गई, तो उसके बाद बहुत सारे उपलब्धियां तो नहीं कहूँगी, पर हाँ प्रोत्साहन के रूप में जब लोगों ने स्टेज पे पढ़ते हुए देखा कि हाँ सोशल इश्यूज़ पे लिख रही है, तो मुझे एक कॉलेज में कवि सम्मेलन में एज अ गेस्ट भी बुलाया गया, तो वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। और जब आपके परिवार वाले, आप जो कर रहे हैं उससे आपके परिवार वाले आप पे फ़ख्र महसूस करें, तो सच में लगता है कि आपने कुछ सही किया है। तो वहीं से उपलब्धि ही है
ये बिल्कुल उपलब्धि है, क्योंकि जब एक बच्चा कुछ कर रहा होता है, एक परिवार में एक बेटी कुछ कर रही है, तो वो अपने आसपास की और लड़कियों को भी बहुत प्रोत्साहित कर रही होती है। उन्हें भी आगे, उनके माता पिता को भी लगता है कि जब ये कर सकती है तो मेरी बेटी भी आगे बढ़ सकती है। मतलब मेरे परिवार में ही मैंने देखा है, जो मेरे छोटे भाई बहन हैं, हाँ। वो ऐसा कहते हैं कि अच्छा खुशबू दीदी ये कर रही है ना, मम्मी हम भी ये सीखेंगे ना, हम भी करेंगे बड़े होकर। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, आप किसी के लिए एक रास्ता, जैसे कि आपने कहा, रास्ता बनाते हुए चल रहे हैं। ये नहीं है कि अगर आप स्कूल में भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ाई में ही कुछ करना है। मैंने इंजीनियरिंग की है, मेरा इंटरेस्ट था, लिटरेचर में भी इंटरेस्ट था, तो मैं लिखती भी हूँ। और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की भी फाउंडर हूँ मैं। तो वहाँ पर भी बहुत से लोग मिलते हैं कि हम कुछ, फॉर एग्जांपल सिंगिंग कोई करता है, हाँ। पर उनके पेरेंट्स लाइक समाज का भी बहुत प्रभाव पड़ता है, क्या उनकी बातें हैं, हम सब तो खुद ही जानते हैं। और महिलाओं पे तो अक्सर, जो लड़कियां हैं उनको अक्सर बोला जाता है कि अरे क्या है, पढ़ाई लिखाई कर ले, क्या ये सिंगिंग या बाकी चीज़ों में क्यों पढ़ी है, पढ़ लिख ले। हाँ। लेकिन समझने की आवश्यकता है कि ज़रूरी नहीं है हर कोई IAS ऑफिसर ही बने, और सबकी फील्ड्स में अपनी भी अपनी राह हो सकती है और अपने शौक के साथ ही आगे बढ़ना चाहिए। और डिम्पल, मैं तो ये भी कहूँगी कि ये जो साल है, अगर पिछले 1-2 साल पर हम नज़र डालें तो आप NCC कैडेट रही हैं, और डिफेंस के सेक्टर में, सेना में लड़कियों ने नए नए कीर्तिमान बनाए हैं, है ना। जो समुद्र की रोमांचक यात्रा एक केवल महिलाओं की एक टीम ने नेवी की है, या फिर अब फाइटर प्लेन्स उड़ाने के लिए भी हमारे पास हमारी एक महिला पायलट है। तो ये उपलब्धियों भरा साल है बेटियों के लिए। जी बिल्कुल, आपने जैसे बताया कि फाइटर पायलट्स, फाइटर प्लेन्स भी अब महिलाएं उड़ा रही हैं। जी। फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी जो पहली महिला हमारी फाइटर पायलट हैं, बहुत गर्व महसूस करती हूँ मैं। और साथ ही आपने बताया कि महिला क्रू भी, नेवी की महिला क्रू, और कमांडर, जो कमांडर रह चुकी हैं वर्तिका जोशी के नेतृत्व में ही 6 महिलाएं पूरे वर्ल्ड टूर पर गई जी। और लगभग 8 महीने बाद वो वापस लौटी। ये बहुत ही गर्व की बात है। हम ये नहीं कह सकते कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे हैं, पहले भी नहीं थी, आज भी नहीं है। रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, मदर टेरेसा हो गई, और भी कई नाम हैं, रजिया सुल्तान हो गई। पहले भी महिलाएं झंडे गाड़ती रही हैं और आज भी गाड़ रही हैं, बस एक मौके की तलाश होती है। जैसे जैसे मौका मिला है महिलाओं को, महिलाओं ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है, हर क्षेत्र में। जी, तो मतलब हमारे पास एक इतिहास भी है और हम बेहतर भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। और स्वाति, क्या आपको ये लगता है कि एक तो ये होता है कि अभी जो लड़ाई है, लड़ाई के संघर्ष है कि हर बच्चे को, चाहे वो गांव का बच्चा, लड़की हो, जो हमारी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जैसी योजनाएं हैं, ताकि सबको समान अवसर मिले, सभी लड़कियों को वो अवसर मिले कि वो अपने सपनों को चुन सके और आगे बढ़ सके। आपको लगता है कि समाज में अभी इसके लिए बहुत काम किया जाना चाहिए, इस दिशा में भी? बिल्कुल, काम करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आत्मनिर्भर ही नहीं होंगे तो किस तरीके से हम लड़कियों को आगे बढ़ा सकते हैं, अगर हमारी सोच, हमारी सूझबूझ ही उस चीज़ में नहीं है। कहते हैं ना कि पैशन होना चाहिए किसी को, जैसे कि खुशबू ने कहा कि पैशन ज़रूरी है, कि चाहे वो संगीत हो, चाहे वो डांस का क्षेत्र हो, अगर आपका पैशन और परिवार का साथ है तो ज़रूर आप आगे बढ़ सकते हैं, आत्मनिर्भर हो सकते हैं। अपनी सिक्योरिटी वाइज लड़कियों को आगे बढ़ना, अपने लिए फ़ाइट करना, चाहे वो कोई भी राइट्स हो, आप सोशल राइट्स को ले लें, आप लीगल राइट्स को ले लें, तो जी उसके बारे में जानकारी देना और ट्रेनिंग करवाना हर क्षेत्र में। कहते हैं गांव उत्तराखंड में दूर दूर तक, कई जगह कहते हैं कि स्कोप बहुत कम है, कि वहाँ तक हम कैंपेन नहीं कर पाते हैं, पर उस चीज़ में हाँ हमारी गवर्नमेंट को आगे आना चाहिए और इस क्षेत्र को आगे किसी भी तरीके से लड़कियों को हर रुचि के अनुसार प्रोग्राम शुरू करने चाहिए। और खुशबू, अभी आपने एक बात कही थी कि पढ़ा रहे हैं, अवसर दे रहे हैं, वो भी है, इसके साथ ही जो आप वैचारिक तौर पर भी मजबूत हो, आप कविताएं लिखती हैं, तो जो ये साहित्य है वो हमें सिर्फ हमें पढ़ने का और जानने का सुख तो मिलता ही है, उसके साथ ये भी होता है कि हम वैचारिक तौर पर ज़्यादा मजबूत होते हैं, हमारे अंदर डिसीजन लेने की, फैसले लेने की एक शक्ति बढ़ती है, हम सही और गलत को समझते हैं और आगे पहचान पाते हैं, हम कह सकते हैं। बिल्कुल। और शायद जो बोलते हैं पहले थोड़ा बहुत लिखती थी, पर अब थोड़ा ज़्यादा लिखना इसलिए भी शुरू किया है क्योंकि शब्दों की जो ताकत होती है, मैंने खुद देखा है कि जागरूकता कविता के माध्यम से लोगों तक जब वो आप बात पहुंचा पाते हैं, तो उससे बड़ी सफलता आपकी कुछ नहीं है। जो बात आप कहना चाहते हैं, अगर वो आप स्टेज पे, अगर अक्सर होता है ना, हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं समानता की,
पुरुष और महिला की समानता की भी हम बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। घर में बैठे हुए भी अगर 4 बड़े लोग बैठे हैं, वो भी शायद सबके सामने बहुत बड़ी बातें करते हैं, पर सवाल उठता है कि घर में जो आपकी लड़की है, जो बेटी है, या फिर आपकी वाइफ ही क्यों ना हो, अगर उसका भी कोई सपना है जो वो पूरा करना चाहती है, वहाँ आप कितना सपोर्ट करते हैं अपनी फैमिली की लड़कियों को? तो शुरुआत घर से होनी चाहिए, और ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत बड़ी बातें करें, बट जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर अगर उन पे हम इम्प्लीमेंट करना उनको शुरू कर दें तो शायद थोड़ा बदलाव आएगा, और आया भी है। बिल्कुल, शायद हम लोग यहाँ बैठे हैं, हम ये उदाहरण ही दे रहे हैं, ये बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल। और डिम्पल, आप फिजिक्स पढ़ाती हैं जी। अमूमन देखने में क्या आता है कि लड़कियां सॉफ्ट सब्जेक्ट, सॉफ्ट नेचर के जॉब, सॉफ्ट सब्जेक्ट, स्टेम फील्ड जो कही जाती है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, तो मैथमेटिक्स, तो उसमें लड़कियों की संख्या अब भी तुलनात्मक तौर पर कहीं थोड़ी कम है। मतलब, और आप उच्च शिक्षा की तरफ जब बढ़ते हैं तो वहाँ पर और थोड़ी संख्या, फिर जॉब की तरफ जाते हैं तो और वो थोड़ा कम हो जाते हैं, तो उस परसेंटेज को भी बढ़ाने की जरूरत है स्टेम सेक्टर में। हमेशा से बदलाव होते आए हैं जिस तरीके से महिलाएं आगे बढ़ पाएं। यहाँ तक कि सरकार ने भी 33% आरक्षित वर्ग रखा है महिलाओं के लिए। लेकिन जैसा कि आपने बताया कि उच्च पद पर महिलाएं थोड़ी कम देखने मिलती हैं, इसका ये कारण होता है कि सामाजिक प्रभाव, जेंडर इनइक्वालिटी हो गई, आप कह सकते हैं कि स्टीरियोटाइप है कि 25 की उम्र तक लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। और जैसा आपको पता है कि टीचिंग और स्टडिंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आपको पहले ग्रेजुएशन करना है, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन, फिर पीएचडी, क्योंकि आपको कहीं प्रोफेसर बनना है तो यू मस्ट होल्ड, आपके पास पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। अब लड़कियों के पास थोड़ी वक्त की कमी होती है, मैं ये कह सकती हूँ। लड़कों को वक्त दे दिया जाता है लेकिन लड़कियों को उतना वक्त नहीं मिलता, जिस कारण उन्हें अपनी कई कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ती है, या फिर उन्हें कहा जाता है कि आप पेंटिंग, आर्ट्स जैसे सब्जेक्ट्स को चूज कर लीजिए क्योंकि लड़के इस क्षेत्र में थोड़ा कम जाते हैं। आप जब साइंस पढ़ाती हैं, आपकी क्लास में भी लड़कियां होंगी, बहुत इंटरेस्ट लेती हैं। और वो लड़कियों का फिर आप कैसे देखते हैं उनको कि किस तरह से वो फिजिक्स में कमाल कर रही हैं? क्योंकि हमारे पास तो महिला गणितज्ञ और उनके उदाहरण मौजूद हैं। अभी हाल ही में एक मूवी भी आई थी, महिला गणितज्ञ, शकुंतला। लेकिन हाँ, क्या हो रहा है कि मैम समय में परिवर्तन हुआ है और साथ ही साथ लोगों की सोच भी बदली है, और अब हर क्षेत्र में लड़कियां अच्छा कर रही हैं। अब ऐसा नहीं रहा, पहले के कंपैरेटिवली रेशियो बड़ा है। ऐसा नहीं है कि अब लड़कियां फिजिक्स में नहीं जा सकती या केमिस्ट्री में नहीं जा सकती, वो उनकी लेक्चरार भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, उच्च पद पर ही हैं। प्रतिभा पाटिल जी, माननीय जो हैं आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी, हमारे पास एक जीता जागता उदाहरण है, और भी कई सारे उदाहरण हमारे पास है। जैसा कि अभी हमने अपने पिछले बात पे गिना कि फ्लाइट लेफ्टिनेंट अवनी चतुर्वेदी, अब तो भावना कंत, और वुमेन को तो परमानेंट कमीशन भी मिला है डिफेंस में, और यहाँ तक कि नेवी में जो है अब विमेंस फ्लाइट में भी शामिल हुई हैं। अब वो प्लेन भी उड़ा सकती है नेवी में। तो देखा जाए बहुत बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं। अब वो स्टीरियोटाइप, वो जो अवधारणा थी कि महिलाएं ऐसे कार्य नहीं कर सकती, वो धीरे धीरे बदल रही है, और जो पूर्ण रूप से बदलने में उसे थोड़ा वक्त तो जरूर लगेगा। अच्छा, इसी में मैं जोड़ना चाहूँगी, ये भी बात हुई कि कई बार ऐसा होता है कि लड़कियों पर थोड़ी वक्त की कमी बोल सकते हैं, जैसे इन्होंने कहा कि वहाँ पर छोड़नी पड़ती है पढ़ाई। तो यही है कि चाहे हम लड़कियों की बात करें या फिर शादी के बाद, तो ये जो बदलाव की लहर है ये सीमित नहीं होनी चाहिए कि 20-25 साल तक ही आपको अपनी बेटियों पर ही ध्यान देना चाहिए। जब आपके घर किसी की बेटी आ रही है, यदि उसका और पढ़ने का मन है, तो कई ऐसे उदाहरण हैं कि आप शादी के बाद भी पढ़ाई भी पूरी कर सकते हैं। और अगर आपकी पढ़ाई पूरी है तो आप चाहें तो बहुत, अगर आप देखें तो ट्यूशन्स घर में पढ़ा सकती हैं। इससे अलावा अगर आपके बाहर भी बहुत सारे बाहर भी जा रही हैं, शादीशुदा होने के बावजूद भी उनके ससुराल वालों का जब साथ है, उनके परिवार वालों का साथ है, तो वो आगे बढ़ रही है, बाहर भी जा रही है, कुछ घर में पढ़ा रही है, कुछ टीचिंग के प्रोफेशन में है। और इंजीनियरिंग की यदि बात की जाए तो उसमें मैकेनिकल जैसी ब्रांचेस में भी बहुत अच्छा कर रही हैं महिलाएं। बल्कि मैकेनिकल बोला जाता है कि लड़कियां थोड़ी सॉफ्ट नेचर की होती है, थोड़ा नहीं जाना चाहिए, बट उसमें भी बहुत अच्छा कर रही हैं। तो यही है कि बदलाव की लहर तो हर जगह ही है। बिल्कुल। और स्वाति, आपको ये भी लगता है कि जब हम बात करते हैं लड़कियों को पढ़ाते हैं कि फिर वो भी आगे चलकर कोई स्किल डेवलप करें और आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बने, तो आपको ये लगता है कि आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर होना ये सिर्फ ये नहीं है कि हमें पैसे कमाने, बल्कि ये कि आपके पास फिर आपकी फैसले लेने की शक्ति होगी, आप ज़्यादा स्वतंत्र, ज़्यादा स्वायत्त होंगे। बिल्कुल, सोच बदलने की बहुत ज़रूरत है। कहते हैं ना कि आजकल तो सब कुछ कोरोना की वजह से सब डिजिटल हो गया है, तो टेक्निकल क्षेत्र में जाना
एक महिलाओं के लिए बहुत ही ज़रूरी है। महिलाएं जिस तरीके से आप कह रहे हैं टेक्निकल, मैकेनिकल में जाना, और मैं तो ये साक्षात एक एग्जांपल दे रही हूँ क्योंकि मैं एक यूनिवर्सिटी के साथ जुड़ी हुई हूँ, तो उसमें लड़कियों का जिस तरीके से रुचि से एडमिशन लेना, उनका दिशा में बदलाव मैं रोज़ देख रही हूँ। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहती हैं लड़कियाँ नहीं हम भी टेक्निकल चीज़ों में जाएंगे, ऑनलाइन पढ़ाई करना, क्योंकि उसमें महिलाओं जैसे कि अब घर पे बच्चे, मैं शादीशुदा होने के साथ साथ मैं अपने बच्चे की जिस तरीके से हेल्प कर रही हूँ कि ऑनलाइन उनको क्लासेस देना, समझाना, क्योंकि ये एक पिता नहीं कर सकता, ये माँ का ही फ़र्ज़ होता है कि हर काम में कि निजी ज़िंदगी को और व्यावसायिक ज़िंदगी में बदलाव किस तरीके से और किस तरीके से मैनेज करना वो आप पे ही निर्भर करता है। तो बहुत ज़रूरी है सोच को बदलाव लाने में और आपके परिवार का साथ देने में। कहते हैं ना कि लड़कियों को और बेटियों को छूने दो आसमान और ऊंचाइयों में उड़ने दो, तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। चलिए, तो ये कुछ कवितामयी बात कही है स्वाति ने तो, और खुशबू कविताएं लिखती हैं, तो खुशबू क्यों ना आप अपनी कोई कविता सुनाएं बेटियों के लिए आज के बहुत दिन खुशी के होगी लिए। मुझे अपनी कविता साझा करते हुए। जैसे कि सपनों की बात अक्सर हम कर ही रहे हैं कि रुचि दिखा रही हैं अलग अलग क्षेत्र में लड़कियां, तो सपनों पे मेरी कुछ पंक्तियां हैं, तो वो उससे शुरुआत करूंगी कि सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, सपने देखे हैं तो पूरा करके दिखा, पीछे क्यों कदम हर बार करता है, और लोगों की बातों से ऊपर उठ जा तू, देख आसमान तेरा इंतजार करता है। क्या बात है। तो ये है कि अगर आप में सपने देखने की ताकत है तो मत सोचो कि लोग क्या बोल रहे हैं। समाज की बातों को एक किनारे रखकर अगर आप पे खुद पे विश्वास है तो आगे बढ़िए। और इसकी 4 पंक्तियां और है अगर बिल्कुल इजाजत देता है तो, कि डर निकाल कर मन से निकल बाहर, क्यों जीत की डोरी को निजार करता है, और अगर हार गया तो सोचना क्या है वो गलतियां जो तू हजार करता है। तो ये भी बात अगर आप समझे होंगे मेरी पंक्तियों के माध्यम से कि यदि आप बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहे हैं तो खुद का एनालिसिस करना वो बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए क्या गलतियां हैं जो आप दोहरा रहे हैं, जिसकी वजह से शायद आप अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं। बिल्कुल, और कोशिश तो करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल ठीक है। और डिम्पल, आप भी लिखती हैं, आप भी कविताओं का शौक रखती हैं, तो क्या आज आप भी हमें अपनी कोई कविता सुनाएंगी लड़कियों के इस दिन के अवसर पर? जी बिल्कुल, बालिका दिवस के उपलक्ष्य पर मैं आपको बेटियों पर ही अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगी कि माना बेटे की चाह रखने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं, माना बेटे की चाह रखने वाले लोग थोड़े ज़्यादा हैं, पर बेटी के जन्म पर खुश होने में कोई बुराई नहीं होती। माना बेटे घर का चिराग होते हैं, पर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा बेटियां माँ बाप की परछाई नहीं होती। रामचंद्र सा बेटा कौन नहीं चाहता, पर अगर सीता माता सी बेटी घर लौटकर आई नहीं होती तो दिवाली किसी ने मनाई नहीं होती। दीपक की कतारें यूँ सजाई नहीं होती, और माँ लक्ष्मी हम सबके घरों में यूँ आई नहीं होती। क्या देखा है तुमने कभी ऐसी पिता को, क्या देखा है तुमने कभी ऐसे पिता को, अपनी बेटी की विदाई पर आँख जिसकी भराई नहीं होती, और अपनी फूल सी बच्ची को विदा कर जिसकी अपनी आत्मा मुरझाई नहीं होती, अपनी आत्मा मुरझाई नहीं होती। या फिर मिले हो कभी ऐसी माँ से जिसने अपने हिस्से की मिठाई अपनी परी को खिलाई नहीं होती, और खुद के कंगन बेच बेच कर अपनी बेटी दुल्हन सी सजाई नहीं होती, अपनी बेटी दुल्हन सी सजाई नहीं होती। तो माँ बाप अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं और बेटियों को पढ़ाने के लिए भी बहुत संघर्ष करते हैं। स्वाति, आप भी बहुत सारे बच्चों से, चूंकि आप एक शिक्षण संस्थान में हैं, तो आप उनसे बात करती हैं, उन्हें मोटिवेट करती हैं। आपको लगता है कि आज की इस दिन में आप कुछ कहना चाहेंगी लड़कियों को, लड़कों को भी, क्योंकि समानता की जब हम बात करते हैं तो हम केवल लड़कियों की बात नहीं करेंगे, वो दोनों ही स्तर पर सोच को बदलने की जरूरत है। तो आप कुछ कहना चाहेंगी? इस सोच को ही बदलना है। मैं कहूँगी कि डर मत, आगे बढ़ और अपनी दिशा खुद चुन, और इस चीज़ से उपलब्धियों को छू, आसमान छू, और बिल्कुल, और उसका योगदान हम करेंगे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि नई सोच है, नया सवेरा और नया भारत है।
जी बिल्कुल, सोच बदलने की ज़रूरत है। तो और जो कोशिश है, जो हम सपना देखते हैं उसे पूरा करने के लिए लगातार काम करें। और खुशबू, मैं आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि आपको लगता है कि हम बहुत ज़रूरी है लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, सबके लिए कि हम अपने समाज में जो हमारे इर्द गिर्द घट रहा है उसको लेकर हम जागरूक हों, हम राजनीतिक तौर पर जागरूक हों, हम अपने कानूनी अधिकारों को लेकर जागरूक हों, ताकि हमें लगेगा कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ तो हम बोल सकेंगे। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये, बहुत ही अच्छी बात कही आपने और इस पे चर्चा होनी ही चाहिए थी। जब तक आपको पता नहीं होगा कि हाँ गलत है ये चीज़ गलत हो रही है, मुझे पता है, बट मुझे नहीं अगर पता कि हाँ इसके खिलाफ मैं आवाज़ उठा सकती हूँ, तो तब तक उसका फल नहीं मिलेगा, मतलब उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी उस महीने में। तो जागरूकता बहुत ज़रूरी है और हमें तो ख़ास तौर पर इतने कानून बने हैं, इतना कुछ करती है गवर्नमेंट भी हमारे लिए कि कैसे हम अपने अधिकार के लिए कुछ मांग रखनी है यदि हमें, या कुछ गलत हो रहा है तो उसके लिए आवाज़ उठा सके। तो बहुत कुछ योजनाएं हैं जिसका हम फायदा ले सकें, हमारे लिए, तो उसके बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए, आप तीनों स्टूडियो में आए और अपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किए, अपने विचार हमारे साथ साझा किए, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। तो ये जो छोटी छोटी जीत होती है, जो छोटी छोटी सफलता की कहानियाँ होती है, वही बाद में आगे चलकर सफलता की एक बड़ी इबारत लिखती है। एक बड़ा परिवर्तन जो समाज में आता है वो हम सबसे ही आता है। हम एक व्यक्ति के तौर पर कितना खुद को बदल रहे हैं और कितना अपने आसपास की दुनिया को, अपने समाज को बेहतर बना रहे हैं। तो कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।